जियोग्राफी पर यह दूसरा क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के द्वारा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और इनमें से अधिकतर सिद्धांत यही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य से टूटकर एक तप्त गैस का गोला अलग हुआ, हॉट गैसियस मास अलग हुआ और सूर्य से टूटकर जब एक तप्त गैस का गोला अलग हुआ वो धीरे धीरे ठंडा होकर पहले लिक्विड अवस्था में आया और फिर धीरे धीरे और ठंडा होने के बाद इसकी बाहरी परत ठोस हो गई और इस प्रकार पृथ्वी आज की स्थिति में पहुंचा। अब इस संबंध में विद्वानों के द्वारा कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उनमें से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला है कांट महोदय का गैसियस हाइपोथेसिस, इसको हिंदी में वायव्य राशि परिकल्पना भी कहा जाता है। दूसरा है लाप्लास महोदय का नेबुलर हाइपोथेसिस और तीसरा है जिन्स एंड जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस या बाइनरी स्टार थियरी। अब देखिए, इन तीनों सिद्धांतों का हम एक एक करके डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पे एक चीज बताना जरूरी है कि सिविल सेवा की परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा किस व्यक्ति ने गैसियस हाइपोथेसिस दिया, किसने नेबुलर दिया या किसने टाइडल हाइपोथेसिस दिया। तो इसके याद करने का जो मैं तरीका अपनाया था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कांट और गैसियस जब आप देखिएगा तो अल्फाबेट में के भी पहले आएगा और जी भी पहले आएगा। तो कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस दिया, उसी प्रकार से के बाद एल आएगा और इधर भी देखिए जी के बाद एन आएगा। तो जो 2 लेटर्स पहले आएंगे के और जी उनको कनेक्ट कर दीजिएगा। कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस दिया और फिर एल एन, लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। अब एक अंतिम बच गया जिन्स एंड जेफरीज, ये 2 विद्वान हैं और इधर बाइनरी स्टार थियरी है, 2 स्टार थियरी है। तो इधर 2 विद्वान हैं और उधर 2 स्टार थियरी है, इनको इससे कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना आसान होगा। अब चलिए हम एक एक करके एक एक सिद्धांत का डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, हम लोग जो पहला सिद्धांत था कांट का गैसियस हाइपोथेसिस, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहां पे करेंगे। कांट महोदय ने कुछ स्टेजेस की परिकल्पना की और वे सभी स्टेजेस के लिए मैंने यहां पे पिक्चर बनाए हैं, इसको आप देखिएगा और फिर मैं एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कांट महोदय ने यह परिकल्पना किया कि इस ब्रह्मांड में पहले से कुछ आद्य कण मौजूद थे, कुछ मूल कण मौजूद थे और इसको मैंने यहां पे दिखाया है। ये आपके आद्य कण हैं जो पहले से ब्रह्मांड में मौजूद थे, ये आद्य कण है। अब आप जानते हैं पृथ्वी, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में आप जानते हैं और उन्होंने ये बताया है कि कोई भी मास, किसी भी मास में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह दूसरे मास को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो मास जितना बड़ा होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी अधिक होती है और जो मास जितना छोटा होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी कम होती है, लेकिन प्रत्येक मास में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अब जब कांट महोदय ने यह माना कि ब्रह्मांड में पहले से कुछ आद्य कण मौजूद थे, तब उन
आद्य कणों का कुछ ना कुछ तो मास होगा, और जब उन आद्य कणों का कुछ ना कुछ मास होगा तब उन आद्य कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी होगी, और जब उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी तब ये सभी आद्य कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब ये एक दूसरे पर जब अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाएंगे, एक दूसरे को जब ये अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचेंगे, तब ये आद्य कण एक दूसरे की ओर गतिमान हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, कांट महोदय ने अपनी परिकल्पना के सबसे प्रथम स्टेज में यह माना कि इस ब्रह्मांड में पहले से कुछ आद्य कण मौजूद थे, और उसको मैंने अपने पिक्चर में यहां पे दिखाया है। अब जब आद्य कण मौजूद थे तो इनका कुछ ना कुछ मास होगा, और जब इनका कुछ ना कुछ मास होगा तो इनकी कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, और ये सभी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और जब ये आद्य कण एक दूसरे को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचने लगे तब इनमें गति पैदा हुई और ये एक दूसरे की ओर मूव करते। ये पहली अवस्था हुई। अब दूसरी अवस्था, जब ये एक दूसरे की ओर मूव करने लगे तब ये आपस में टकराने लगे, और टकराने से दो चीजें हुई। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आद्य कण एक दूसरे की ओर मूव करने लगे तब ये आपस में टकराने लगे, और इससे दो चीजें हुई। पहली, बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न हुआ, और दूसरा, इनकी गति भंवर गति में बदल गई। ये एक भंवर गति में अब घूमना शुरू कर दिया। इसको मैंने दूसरे स्टेज को मैंने दूसरी तस्वीर से दिखाया है। अब ये भंवर गति से घूमने लगे और बहुत अधिक हीट उत्पन्न हुई। इसके कारण ये जो आद्य कण थे ये पिघल गए, और पिघलकर एक लिक्विड गोला के रूप में तब्दील हो गए, और वो मैंने यहां तीसरे स्टेज में दिखाया है। ये आद्य कण हीट के कारण पिघल गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पिन करते रहे, अपने भंवर गति को जारी रखे। अब धीरे धीरे ये बाहरी परत पर्यावरण के संपर्क में आने से ठंडा होने लगा, और बाहरी परत की रेट ऑफ कूलिंग आंतरिक परत के रेट ऑफ कूलिंग से अधिक हो गई। तब चौथा स्टेज आया कि बाहरी परत तेजी से ठंडा हो रहा था और भीतरी परत धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, इसलिए भीतरी परत लिक्विड ही रह गया और बाहरी परत ठंडा होके सॉलिड में तब्दील हो गया। अब देखिए, मैंने दिखाया है, बाहरी परत सॉलिड हो गया और भीतरी परत लिक्विड ही रहा, और अभी भी ये तप्त गोला स्पिन कर ही रहा था, घूम ही रहा था। अब धीरे धीरे चूंकि ये बाहर सॉलिड हो चुका था और नीचे लिक्विड ही था, तब इन दोनों के बीच जो जुड़ाव है वो कम होगा, वो ढीला होगा, और ये स्पिन जो है सो कर ही रहा है। अब यहां पर एक चीज आप और समझिए कि जब ये तप्त होके ठोस, जब ये ठंडा होके, तप्त होके, आई एम सॉरी टू से, जब ये तप्त गोला घूम रहा था तो घूमते घूमते जब यह ठंडा होने लगा और इसकी बाहरी परत सॉलिड होने लगी, तब इस गोला का आकार भी सिकुड़ेगा और छोटा होगा।
अब आप फिर फिजिक्स के मोमेंटम के सिद्धांत को समझिए। जब ये तप्त गोला धीरे धीरे ठंडा होगा और छोटा होने लगेगा, तब इस तप्त गोले की स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगी मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। अब इस अवस्था में इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई है और बाहरी परत ठंडा होकर ठोस हो गया है और आंतरिक परत अभी भी लिक्विड है। चूंकि इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई, बाहरी परत ठोस हो गया और आंतरिक परत अभी भी लिक्विड है, इसलिए इस तप्त स्पिन करते हुए गोले से छिटक कर या टूट कर कुछ चिथरे बाहर की ओर फेंके जाएंगे और बाहर की ओर फेंके गए इस टुकड़े में भी दो प्रकार की गतियां होंगी। एक स्पिनिंग की गति होगी, मतलब लट्टू की तरह नाचेगा, और दूसरा रिवोल्यूशन की भी गति होगी ताकि वो ओरिजिनल मास के चारों ओर चक्कर भी लगाए। और इस प्रकार से जो बच गया गोला वो सन रह गया और जो टुकड़े टूटकर बाहर की ओर फेंके गए और बाद में वे अपने अक्ष पर रोटेट भी करते रहे और इस बचे हुए सेंट्रल पार्ट का चक्कर भी लगाने लगे, इन सभी को प्लैनेट कहा गया और इस प्रकार से एक एक करके अलग अलग प्लैनेट का निर्माण हुआ। मेरे ख्याल में आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे आद्य कण से शुरू करके और कैसे यहां तक पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स की उत्पत्ति को इन्होंने समझाया। अब देखिए, इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। जैसे पहले इन्होंने माना कि आद्य कण थे और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आद्य कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए और आकर्षित करने के बाद ये आपस में टकराने लगे और इससे दो चीजें हुई, हीट उत्पन्न हुई और भंवर गति प्रारंभ। अब सोच के देखिए, जब ये आद्य कण रैंडमली एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं तो भंवर गति कैसे प्रारंभ हो सकती है? अच्छा, अब यहां इस स्टेज में आइए, बाहरी परत सॉलिड है और भीतरी परत लिक्विड है, तो बाहर का पूरा एक परत तो ठोस है ना, और इसकी स्पिनिंग स्पीड बढ़ गई है, तो अगर इससे छिटक कर कोई चीज अलग होगा तो पूरी बाहरी ठोस परत छिटकेगी ना, पूरा एक वलय छिटकेगा ना, एक टुकड़ा कैसे अलग होगा? तो कुछ ये सब बातें थी जिसके चलते इस सिद्धांत पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए और इन्हीं सब चीजों को पूरा करने के लिए लाप्लास महोदय ने फिर मतलब इन कमियों को पूरा करते हुए लाप्लास महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इसके बाद हम लोग लाप्लास महोदय के नेबुलर हाइपोथेसिस को देखेंगे। अब देखिए, लाप्लास महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया उन्होंने इस प्रकार से समझाया। उन्होंने सबसे पहले माना कि इस ब्रह्मांड में एक तप्त नेबुला तेजी से स्पिन कर रहा था। ये पीछे गैसियस स्टेट की ओर, आद्य कण की ओर नहीं थे। इन्होंने माना कि इस ब्रह्मांड में एक तप्त नेबुला तेजी से स्पिन कर रहा था। अब स्पिन करने के कारण धीरे धीरे इसकी बाहरी परत पहले लिक्विड स्टेट में आई और फिर धीरे धीरे वह और कूलिंग होने के बाद एक सॉलिड स्टेट में आ गई और इस प्रकार तप्त नेबुला का बाहरी परत जो था वो सॉलिडिफाई हो गया। अब जब ये सॉलिडिफाई होगा तब इसका आकार छोटा होगा और जब इसका आकार छोटा होगा तो अपने मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए थ्योरी ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो जब किसी वस्तु का आकार छोटा हो जाता है तब अपने मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए उसकी रोटेशन की गति, स्पिनिंग की गति तेज हो जाती है। इसी को थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। तो जब इसका बाहरी परत पहले ठंडा होकर लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनने के बाद जब सॉलिड बनेगा तो इसकी आकार में कुछ कमी आएगी, और जब आकार में इसकी कमी आएगी तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम के अनुसार इसकी स्पिनिंग गति और बढ़ जाएगी। अब इस प्रकार बाहर सॉलिड परत बन गया, अंदर नेबुला जो है वो गैसियस अवस्था में ही है। अब इसकी स्पीड भी और बढ़ गई है। तब एक परत ऊपर से वलय के रूप में नेबुला से अलग हो जाएगा, और ये मैंने इस तीसरे स्टेज में दिखाया है। देखिए ये जो बाहरी परत था, जो बाहर जो सॉलिडिफाइड लेयर था, बाहर का जो ठोस परत था, वो एक परत के रूप में नेबुला से छिटक कर अलग हो गया, और अभी भी ये दोनों स्पिन कर ही रहे हैं। अब ये बाहरी परत जब छिटक कर अलग हो जाएगा तब स्पिन करने के दौरान यह नेबुला से टूटकर अलग भी हो जाएगा, और इस प्रकार यहां बाहरी परत नेबुला से छिटक कर अलग हुआ, और यहां इस स्टेज में मैंने दिखाया है कि अब ये बाहरी परत चूंकि नेबुला से हट गया है तो ये बाहरी परत या बाहरी वलय ये नेबुला से बाहर की ओर फेंकाया और ये नेबुला से अलग हो गया। अब चूंकि ये भी रोटेटिंग मास का एक हिस्सा है तो ये भी रोटेट करता रहा और नेबुला भी रोटेट करता रहा। अब ये जो वलय कहिए, रिंग कहिए या बाहरी परत कहिए, जो टूटकर अलग हुआ है, ये आपस में स्पिन कर रहा है। अब इसके स्पिन करने के कारण पर्यावरण के संपर्क में आने पर इसकी और कूलिंग होगी, और कूलिंग होने के कारण ये ठोस अवस्था में पहुंचेगा, और इस प्रकार एक एक करके बारी बारी से अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण होगा। यही जो है लाप्लास महोदय ने अपने सिद्धांत में समझाया है। अब इसके बाद हम तीसरे सिद्धांत को देखेंगे कि मतलब यहां पे समझ लीजिए इस प्रकार से एक एक वलय उस तप्त घूमते हुए नेबुला से टूटकर अलग होते गए, और प्रत्येक वलय बाद में चूंकि खुद ही वो स्पिन कर रहा था, पर्यावरण के संपर्क में आकर ठंडा होता गया और एक प्लैनेट का निर्माण किया, और इस प्रकार एक एक करके अलग अलग प्लैनेट का निर्माण हुआ। उसी में पृथ्वी की भी एक उत्पत्ति हुई। अब आइए हम लोग तीसरे सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जीन्स एंड जेफरीज महोदय के द्वारा दिया गया टाइडल हाइपोथेसिस। देखिए पीछे के जो भी सिद्धांत थे उन्होंने प्लैनेट्स के सिगार शिफ्ट अरेंजमेंट की व्याख्या नहीं कर पाया। आप जब देखिएगा तो सूर्य के सबसे निकटस्थ छोटे प्लैनेट हैं, फिर बीच में बड़े प्लैनेट हैं, फिर सूर्य के सबसे दूर छोटे प्लैनेट हैं। मतलब अगर इनको एक शेप में आप देखिएगा तो एक सिगार की तरह दिखाई देंगे, सिगार की तरह, मतलब किनारों पे पतला और बीच में मोटा। और कोई भी जो हाइपोथेसिस था पृथ्वी की उत्पत्ति का या सौरमंडल की उत्पत्ति का, वो इस व्यवस्था को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तब जीन्स एंड जेफरीज नामक दो विद्वानों ने मिलकर एक नई परिकल्पना दी, और इस नई परिकल्पना को उन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस का नाम दिया, और इसको टू स्टार थियरी या बाइनरी स्टार थियरी भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए जीन्स एंड जेफरी महोदय ने एक नेबुला के बदले दो नेबुला की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि शुरू में ब्रह्मांड में
दो नेबुला थे। एक छोटा नेबुला था जो कि सन था, और दूसरा एक विशालकाय नेबुला था जो ब्रह्मांड में वॉन्डरिंग कर रहा था, ऐसे ही मूव कर रहा था। अब ये दूसरी अवस्था में उन्होंने समझाया कि वह विशालकाय नेबुला जो कि वॉन्डरिंग कर रहा था ब्रह्मांड में, वह चलते चलते पहले नेबुला अर्थात सूर्य के ठीक बगल से, सूर्य के काफी निकट आ गया और निकट आकर काफी नजदीक से सूर्य के बगल से गुजरा। अब जब ये बड़ा नेबुला सूर्य के काफी निकट आ गया और इसके बगल से गुजरने लगा, तब इस बड़े नेबुला की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस सन से कई गुना ज्यादा थी, और चूंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सन से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए इस बड़े नेबुला ने छोटे नेबुला के परत ऊपरी सतह पर एक ज्वार क्रिएट किया, मैटर का एक ज्वार क्रिएट किया, और इस प्रकार से सूर्य के बाहरी परत पर जो मैटर था वो एक ज्वार के रूप में बाहर की ओर उभरा। यहां देखिए, मैंने इसको दिखाया है, एक सूर्य के बाहरी परत पर एक ज्वार के रूप में उभरा इस बड़े नेबुला के आकर्षण शक्ति के कारण। अब यह बड़ा नेबुला और आगे बढ़ा, और जैसे ही ये बड़ा नेबुला और आगे बढ़ा, तो चूंकि इसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी, इस सूर्य के ऊपरी सतह पर ज्वार के रूप में उभरे हुए इस मैटर को वो तोड़ के सूर्य से अलग कर दिया, और ये टूटा हुआ टुकड़ा एक सिगार का रूप कायम कर लिया। अब ये बड़ा नेबुला अभी भी तेजी से ब्रह्मांड में गतिमान था, और इसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के बाहरी परत से जो टाइडल सर्ज हुआ था मैटर का, वो टूटकर अलग हो गया और सिगार के रूप में यहां अवस्थित हो गया। अब यह जो सिगार के रूप में मैटर अलग हुआ था सूर्य से, यह बड़े नेबुला के आकर्षण शक्ति के कारण इसके पीछे पीछे भागने की कोशिश किया। इस समय एक बात ध्यान दीजिए कि जब सूर्य के ऊपर से जो मैटर टूटकर अलग हुआ और सिगार का रूप धारण किया, और अब ये बड़े नेबुला के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, इस समय इस सिगार शेप्ड मैटर पर दो शक्तियां काम कर रही थी। एक सूर्य की आकर्षण शक्ति इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा इस बड़े नेबुला की आकर्षण शक्ति इसको खींचने की कोशिश कर रहा था। अब इस पर दो शक्तियां एक साथ लग रही थी। इस टूटे हुए सिगार शेप्ड मैटर पर दो शक्तियां एक साथ लग रही थी। एक सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो इसको अपनी ओर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था, और दूसरा इस बड़े नेबुला की आकर्षण शक्ति जो इसको इधर खींच रहा था। अब ये दो गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बीच में था, और यह बड़ा नेबुला आसमान में तेजी से गतिमान था। चूंकि यह नेबुला बड़ा था तो इसकी आकर्षण शक्ति थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये सिगार शेप्ड मैटर कुछ दूर तक बड़े नेबुला के पीछे पीछे भागने की कोशिश ब्रह्मांड में किया। लेकिन इस सिगार शेप्ड मैटर पर पीछे से भी एक शक्ति सूर्य की लग रही थी जो इसको पीछे खींच रही थी, और इस नेबुला की गति बहुत तेज थी। इसके कारण चूंकि इस नेबुला की गति बहुत तेज थी और इस सिगार पर एक पीछे से भी बल खिंचाव वाला लग रहा था, इसके कारण यह टूटा हुआ सिगार शेप्ड मैटर, ये टूटा हुआ सिगार शेप्ड मैटर इस नेबुला के पीछे बहुत दूर तक नहीं जा पाया,
और ये बड़ा नेबुला बाहर निकल गया और ये सिगार शेप्ड मैटर इस सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में ही रह गया और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब जब ये सिगार शेप्ड मैटर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में ही रुक गया और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तब बाद में पर्यावरण के संपर्क में आने से यह ठंडा हुआ और ठंडा होने के कारण कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये जो कई टुकड़ों में टूटा, तो चूंकि किनारे में इसका आकार छोटा था, इसलिए किनारे में छोटे प्लैनेट बने, और चूंकि बीच में इसका आकार मोटा था, इसलिए बीच में बड़े प्लैनेट बने। और इस तरह से पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ। और यह थियरी बहुत हद तक क्लोज टू रियलिटी है, क्योंकि यह थियरी बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे पाती है, जिन प्रश्नों का उत्तर पहले के सिद्धांतों के द्वारा नहीं दिए जा सके थे। जैसे उसमें से मैंने आपको एक बताया कि जो प्लैनेट है, इनका जो सिगार शेप्ड अरेंजमेंट है कि सूर्य के निकट छोटे प्लैनेट, बीच में बड़े प्लैनेट, अंत में छोटे प्लैनेट। अब इसकी व्याख्या ये बहुत बारीकी से करता है और इसी प्रकार ये अन्य कई प्रश्नों का उत्तर देता है जो कि दूसरे सिद्धांत में अनुत्तरित थे। और इस तरह से जिन्स एंड जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है और इस तरह से आपको ये पूरे सौरमंडल का निर्माण होता है। ये पहला नेबुला सन रह गया, टूटा हुआ सिगार छोटे छोटे टुकड़ों में, ये सिगार ऑन कूलिंग छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर प्लैनेट्स बनाया, और चूंकि ये सिगार घूम रहा था इसलिए सारे प्लैनेट्स घूमने लगे, और जब ये टूट के छोटे छोटे टुकड़े में बने तब ये स्पिन भी करने लगे। और इस तरह से इन्होंने पूरे सौरमंडल के निर्माण को समझाया। आई थिंक काफी हद तक ये आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी की उम्र के बारे में देखेंगे और फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी का उम्र भी एक रहस्य का विषय है और वैज्ञानिक पृथ्वी का उम्र पता लगाने के लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण मेथड्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे समुद्र में नमक जमा होने की दर, रेट ऑफ सैलिनाइजेशन इन ओशन। समुद्र में नमक के जमा होने की दर के आधार पर वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की उम्र क्या रही होगी। इसी तरह से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, आपने स्तरित चट्टानों के बारे में सुना होगा, परत दर परत या परतदार चट्टानों के बारे में ना सुना होगा। ये परत दर परत जमते जाते हैं और सॉलिडिफाई होते जाते हैं, तो ये सेडिमेंटेशन से होते हैं। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का भी प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं पृथ्वी की उम्र का पता लगाने के लिए। लेकिन जो सबसे मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट साइंटिफिक है, जो क्लोज टू रियलिटी है, वो है रेडियो डेटिंग मेथड। इसी को कार्बन डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। तो रेडियो डेटिंग मेथड के माध्यम से पृथ्वी की उम्र का पता लगाने की कोशिश की जाती है और तीनों में सबसे सटीक यही आपका रेडियो डेटिंग मेथड ही है। अब लेकिन यहां पर एक बात को समझिए, जियोलॉजी में जो ये प्रयोग किए जाते हैं और कोशिश किया जाता है पृथ्वी की उम्र का पता लगाने का, तो ये तीन में से कोई भी मेथड तभी अप्लाई किए जा सकते हैं जब पृथ्वी की बाहरी परत, जिसको कि क्रस्ट कहा जाता है, वो ठंडी होकर सॉलिड मतलब ठोस चट्टान में बदल गई होगी। मतलब जो भी हम पृथ्वी के एज की गणना करते हैं, चाहे जिस विधि से भी करें, हम पृथ्वी के एज की गणना उस मोमेंट से करते हैं जब पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी होकर ठोस चट्टान में बदल गई थी। उसके बाद ही हम तीनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो
पृथ्वी की एज बताई जाती है वो पृथ्वी के बाहरी परत के ठंडा होकर ठोस हो जाने के बाद से उसकी उम्र बताई जाती है। मतलब पृथ्वी के बाहरी परत के ठंडा होकर ठोस हो जाने के मोमेंट से इसकी उम्र बताई जाती है और इस आधार पर पृथ्वी की उम्र जो है वो 4.54 बिलियन ईयर, इसको हिंदी में अरब वर्ष भी कहा जाता है। तो इस मेथड से पृथ्वी की उम्र 4.54 बिलियन ईयर या 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है और यह तब से है जब पृथ्वी का बाहरी परत ठोस हो गया था। इस समय में पृथ्वी के पहले के उम्र की गणना नहीं है जब पृथ्वी गैस और लिक्विड स्टेट में थी। ये गणना ये उम्र की गणना उस समय से है जब पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई थी। अब इसको जियोलॉजी में कुछ एराज में बांटा जाता है, जो कभी कभी पूछा जाता है कि कितने एराज और कैसे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बस थोड़ा सा और है, उसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से जो इसका उम्र है उसको कुछ युगों में बांटा जाता है। जब जो लोग जियोलॉजी पढ़े होंगे उन्हें यह ऑलरेडी पता होगा। इस प्रकार से पृथ्वी के जन्म के बाद से उसकी उम्र को कुछ युगों में बांटा जाता है और मूलतः 3 युगों में बांटा जाता है। मैंने जैसा आपको बताया कि पृथ्वी के उम्र की गणना उस समय से की गई है जब पृथ्वी की बाहरी परत ठोस हो गई थी। इसका मतलब उस समय से पहले भी पृथ्वी रही ही होगी और उस समय पृथ्वी गैस और लिक्विड अवस्था में रही होगी और वह समय जो होगा वो 4.54 बिलियन ईयर के पहले का होगा और इस 4.54 बिलियन ईयर से पहले के समय को प्री कैम्ब्रियन टाइम कहा जाता है और प्री कैम्ब्रियन टाइम का मतलब है 4.54 बिलियन ईयर से पहले का समय, अर्थात पृथ्वी की बाहरी परत ठोस होने से पहले का समय। ठीक है। अब उसके बाद जो 4.54 बिलियन ईयर पृथ्वी की उम्र बताई गई, इसे 3 टुकड़ों में बांटा जाता है, 3 युगों में बांटा जाता है। पहले युग को पैलियोजोइक एरा या पैलियोजोइक युग कहा जाता है और इस युग की विस्तार, इस एरा का विस्तार 4.54 बिलियन ईयर से 240 मिलियन ईयर तक माना जाता है। पैलियोजोइक एरा सबसे पहला एरा माना जाता है और इसका विस्तार 4.54 बिलियन ईयर से 240 मिलियन ईयर तक माना जाता है। ये सबसे बड़ा युग रहा है। अब इसी युग में, इसी पैलियोजोइक एरा में बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी और इसी समय ह्यूज मात्रा में फॉरेस्ट के दब जाने के कारण जो कोल बनने की प्रक्रिया है वो इसी काल में शुरू हुई थी। मतलब इस काल में बैक्टीरिया का जन्म हुआ था और इसी काल में कोल फॉर्मेशन, कोयला के बनने की शुरुआत हुई थी। अब जो दूसरा एरा है वो है मेसोजोइक एरा, ये मिडिल एरा है और इसका विस्तार 240 मिलियन ईयर से 63 मिलियन ईयर तक है और यह दूसरा बड़ा युग है। और इसी दूसरे युग में पक्षी का जन्म हुआ था और
फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले प्लांट का उत्पत्ति इसी काल में हुआ था। इसी मध्यकाल में पक्षी की भी उत्पत्ति हुई थी, बर्ड्स की, और इसी मध्य युग में मतलब इसी मेसोजोइक एरा में बर्ड की भी उत्पत्ति हुई थी और फ्लावरिंग प्लांट्स की, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई थी। अब जो सबसे लेटेस्ट एरा है वो है सेनोजोइक एरा। इस सेनोजोइक एरा का विस्तार 63 मिलियन ईयर से लेकर आज वर्तमान तक है और ये तीनों में सबसे छोटा युग है और इसी युग में आधुनिक मानव का जन्म हुआ था। इसी युग में करीब 2 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक मानव, जिसको आप होमोसेपियन कहते हैं, उसका जन्म हुआ था और इसी काल में खेती की शुरुआत या खेती करने वाले प्लांट की शुरुआत हुई थी। अब इस प्रकार से पृथ्वी के पूरे उम्र को आप 3 युगों में बांट सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये जो तीसरा एरा है, इसी एरा में हिमालय की उत्पत्ति हुई है और इसी एरा में उत्तरी भारत का मैदान भी बना है। अब इस प्रकार पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उम्र के बारे में हमारा विश्लेषण समाप्त होता है। अब यदि पूरा क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि ये क्लास सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और इसके बारे में ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन सभी छात्रों अभ्यर्थियों को बताइएगा जो सिविल सेवा के लिए एस्पायर करते हैं। थैंक यू।